दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो आप निसंकोच बता सकते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल में बौने ग्रह कितने हैं, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट कितने हैं, तो शायद ही आप इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन जब खोज करने और जीवन को ढूंढने की बात आती है, तो ज्यादातर हम सबका ध्यान केवल ग्रहों पर ही रहता है। शायद यही कारण है कि हमें बचपन से हमारे सौरमंडल के ग्रहों के बारे में तो पढ़ा जाता है, लेकिन आज भी हम में से बहुत से लोग सौरमंडल के बौने ग्रहों के बारे में नहीं जानते होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी बौने ग्रहों के बारे में डिटेल में जानेंगे और देखेंगे क्यों वैज्ञानिकों को लगता है कि सौरमंडल के कई बौने ग्रहों की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है, जिसमें शायद जीवन पनप रहा है। पहले जान लेते हैं आखिर बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट होते क्या हैं। सही मायने में कहा जाए तो बौने ग्रह भी ग्रहों, चंद्रमा या एस्ट्रॉइड की तरह अंतरिक्ष में मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जिनके पास ग्रहों की तरह एक फिक्स कक्षा होती है जिसमें वह अपने तारे के चारों ओर घूमते हैं। ज्यादातर रिसर्च में यह देखा गया है कि बौने ग्रह भी ग्रहों की तरह ही गोल होते हैं, क्योंकि यह साधारण तौर पर अपने बड़े आकार के कारण केंद्र की ओर लगने वाले ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल से एक गोल शेप को बनाए रख पाते हैं। 2006 में जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU द्वारा इनके लिए एक परिभाषा तय की गई, जिसमें प्लूटो, जो अब से पहले तक एक ग्रह माना जाता था, वो फिट नहीं हो पाया, जिसके बाद प्लूटो को बौने ग्रहों की लिस्ट में डाल दिया गया। अगर अभी भी बात करें तो सौरमंडल में ऐसे 5 ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, जिनमें प्लूटो, सेरेस, मैकमैक, हाउमिया और एरिस हैं। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी सोलर सिस्टम में ऐसे कई 100 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिन्हें भविष्य में बौने ग्रहों की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यानी जल्द ही यह लिस्ट बढ़ने वाली है। पर अभी के लिए इन 5 बौने ग्रहों पर ही फोकस करते हैं। शुरुआत करते हैं प्लूटो से। 19वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिक जब सौरमंडल के 8वें ग्रह नेपच्यून की कक्षा को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूले के आधार पर कैलकुलेट कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि नेपच्यून की कक्षा फॉर्मूले के मिली वैल्यू से मेल नहीं खाती। ये काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि लगभग सभी ग्रह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर ही सूरज के चक्कर लगा रहे थे। जिसके बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ कोई न कोई ऐसा बड़ा ग्रह मौजूद है जो नेपच्यून की कक्षा पर अपने गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डाल रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने 9वें ग्रह का नाम दिया और अपने टेलीस्कोप की मदद से इन नए ग्रहों की खोज शुरू कर दी। और कई सालों की मेहनत के बाद फरवरी 18, 1930 में क्लाइड टॉम्बक नाम के वैज्ञानिक ने प्लूटो की खोज की, जिसके कुछ समय बाद ही इसे ग्रह का दर्जा दे दिया गया। पर 2000 आते आते वैज्ञानिकों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि इस समय तक वैज्ञानिकों को नेपच्यून ग्रह के बाद शुरू होने वाली क्यूपर बेल्ट के बारे में कई बड़े ऑब्जेक्ट मिल चुके थे और प्लूटो जितने बड़े थे, ऐसे में वैज्ञानिक समझ गए थे कि इन सभी को ग्रह का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता। जिसके बाद 2006 में ग्रहों की एक नई परिभाषा गढ़ी गई, और क्योंकि प्लूटो उस परिभाषा में फिट नहीं हुआ, इसलिए उसके ग्रह का दर्जा भी उससे छीन लिया गया। अब जानते हैं सौरमंडल में प्लूटो कहां मौजूद है। प्लूटो सौरमंडल में सूरज से 5.9 अरब किलोमीटर दूर पर मौजूद रहकर उसके चक्कर लगाता है, जिसके कारण इसे सूरज का केवल एक चक्कर लगाने में 248 पृथ्वी के सालों का समय लग जाता है। यानी यहाँ पर एक साल पृथ्वी के 248 सालों के बराबर है। और इतना ही नहीं, बल्कि प्लूटो को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में ही करीब 6 दिनों का समय लग जाता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक दिन पृथ्वी के 6 दिनों के बराबर है। वैसे इसकी सूरज से इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण यहाँ पर सूरज की गर्मी भी नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण यहाँ तापमान काफी कम है। शायद इसी कारण इसकी सतह पूरी तरह से जमी हुई है और इस पर मौजूद ज्वालामुखी से भी लावा की जगह गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक क्रायो वोल्कानो कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लूटो के पास 5 चंद्रमा है, जिनमें सबसे बड़े का नाम चैरोन है। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एक चंद्रमा कहीं जाने के मुकाबले आकार में काफी ज्यादा बड़ा है। तुलना के लिए बता दूं कि इस चंद्रमा का डायमीटर प्लूटो का आधा है। प्लूटो पर अब तक केवल इंसानों द्वारा भेजा गया न्यू हॉरिजॉन्स मिशन ही पहुंच पाया है, जिसमें लगे हाई क्वालिटी कैमरा ने इसकी सतह की कई डिटेल तस्वीर वैज्ञानिकों तक भेजी, जिनके जरिए हम प्लूटो की सतह के बारे में काफी कुछ जान पाए हैं। अभी आप जो प्लूटो की तस्वीर देख रहे हैं, यह 2015 में न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट द्वारा खींची गई थी। प्लूटो के बारे में एक खास बात यह है कि प्लूटो की कक्षा स्वतंत्र नहीं है, बल्कि इसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा को क्रॉस करती है, और एक बहुत बड़ा कारण था जिसके चलते इसे ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। नंबर 2, इसके बाद बारी आती है हमारे सौरमंडल के दूसरे बौने ग्रह एरिस की। सौरमंडल में सूरज से 10.2 अरब किलोमीटर दूर मौजूद एरिस हर 557 साल में सूरज का एक चक्कर पूरा करता है, यानी यहाँ का केवल एक साल ही पृथ्वी के 557 सालों के बराबर है।
वैसे आकार के मामले में देखा जाए तो इसका डायमीटर 2326 किलोमीटर है, जो प्लूटो के 2376 किलोमीटर डायमीटर के लगभग बराबर है। पर अगर इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो प्लूटो से करीब 25% ज्यादा है, जिसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण भी प्लूटो से ज्यादा है। वैसे इसकी खोज की कहानी काफी ज्यादा रोचक है, क्योंकि 2005 में जब इसे खोजा गया तब प्लूटो को हमारा नवा ग्रह माना जाता था। लेकिन इसकी खोज के बाद तो वैज्ञानिक ये समझ गए कि यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है और उन्हें इस तरह के एस्ट्रॉयड से बड़े और ग्रहों के जैसे गुण रखने वाले ऑब्जेक्ट को एक नई लिस्ट में शामिल करना ही होगा। इसलिए एरिस की खोज के बाद ही बोने ग्रह के नाम की एक नई लिस्ट बनाए जाने पर वैज्ञानिकों ने गंभीर विचार करना शुरू कर दिया और 2006 में इंटरनेशनल यूनिट ने एरिस और प्लूटो दोनों को इस नई बनाई गई लिस्ट में शामिल कर दिया। यानी एक नई लिस्ट का जन्म हुआ जिसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। एरिस के वातावरण की बात की जाए तो इसकी सतह पर 50% भाग तो जमी हुई मीथेन से और बचा हुआ भाग नाइट्रोजन और बर्फ से बना है, जिसका कारण इसकी सूरज से काफी ज्यादा दूरी है, जिसके चलते यहां तक प्रकाश को भी पहुंचने में 9 घंटे का समय लग जाता है। वैसे एरिस के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी क्रस्ट के कई किलोमीटर नीचे पानी के समुद्र भी मौजूद हो सकते हैं और वहां जीवन मौजूद होने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिसकी खोज के लिए भविष्य में इस पर एक न्यू हॉरिजन 2 नाम का मिशन भेजे जाने वाला है, जिसका अभी कोई ऑफिशियल डेट तय नहीं की गई है। पर आज की बात करें तो आज तक इस पर कोई भी इंसानी स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच सका है जो कोई परबेल्ट के इस बर्फीली दुनिया की तस्वीरें इंसानों तक भेज सके। नंबर 3, पृथ्वी के सबसे करीब मौजूद बोना ग्रह सेरेस सूरज से 413 मिलियन किलोमीटर दूर सौरमंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर मौजूद है, जिसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 1682 दिनों का समय लगता है। सेरेस सौरमंडल का सबसे छोटा बौना ग्रह है, जिसका डायमीटर 946 किलोमीटर है। इसकी खोज की कहानी भी काफी ज्यादा रोचक है, क्योंकि यह अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसे 1 जनवरी 1801 में इटालियन वैज्ञानिक ग्यूसेपे पियाजी द्वारा खोजा गया था। यानी इसकी खोज प्लूटो से भी पहले हो चुकी थी, लेकिन उस समय से भी इसके छोटे आकार के कारण ग्रहों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उस समय बोने ग्रहों के नाम की कोई भी लिस्ट नहीं हुआ करती थी, इसलिए इसे उस समय एस्ट्रॉयड ही मान लिया गया था। पर 2006 में प्लूटो और इसके साथ सेरेस को भी बोने ग्रह की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। यानी कि जहां पर प्लूटो का डिमोशन हुआ था वहीं पर सेरेस का प्रमोशन हो गया था। सेरेस का वातावरण कैसा है? वैसे नासा के रिसर्च में साबित हो चुका कि सेरेस के पास भी एक पतला वायुमंडल है, जिसमें ज्यादातर वाटर वेपर्स मौजूद हैं, जो इसकी सरफेस पर मौजूद क्रायो वोल्केनो एरप्शन से इसके वातावरण में समय समय पर छोड़ दी गई है। इसकी तस्वीरों की मदद से पता चलता है कि इसकी सतह की ऊपरी क्रस्ट पथरीली है, बिल्कुल हमारे चंद्रमा की तरह। और हाँ, चंद्रमा की तरह ही हर तरफ बहुत से एस्ट्रॉयड की टक्कर से बने गड्ढे यानी कि क्रेटर भी मौजूद हैं। इसके अलावा नासा की नई रिसर्च के मुताबिक सेरेस की कई किलोमीटर मोटी क्रस्ट सतह के नीचे मौजूद मैंटल पूरी तरह से बर्फ और पानी से बनी है, जहां शायद पानी द्रव अवस्था में भी है, और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। काफी ज्यादा है, यानी सेरेस के इस सतह के नीचे जीवन मौजूद होने की संभावना काफी ज्यादा है। पर इसके लिए भी हमें इसके पास जाकर ही खोज करनी होगी। लेकिन अभी तक के मानव इतिहास में केवल एक ही स्पेसक्राफ्ट जो सेरेस तक पहुंचा है, इसका नाम है डॉन स्पेसक्राफ्ट, जिसे नासा द्वारा 2007 में लॉन्च किया गया था, और इसके बारे में हमारी सारी जानकारी इसी स्पेसक्राफ्ट से आती है। नंबर 4, अजीब आकार वाला बोना ग्रह हाउमा। 28 दिसंबर 2004 येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने हवाई की जेमिनी ऑब्जर्वेटरी की मदद से नेपच्यून से दूर सौरमंडल में मौजूद एक अजीब से अंडे जैसे आकार वाले ऑब्जेक्ट की खोज की। हाउमा कुइपर बेल्ट के कुछ सबसे बड़े ऑब्जेक्ट में से एक है, जिसका डायमीटर करीब 1600 किलोमीटर है और यह सूरज से करीब 6.4 अरब किलोमीटर दूर रहकर इसका चक्कर लगाता है। इसकी सूरज से इतनी ज्यादा दूरी के कारण इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में करीब 284 साल लग जाते हैं। अगर इसकी सतह की बात की जाए तो हाउमा पर की गई वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि इसकी सतह भी बाकी बोने ग्रहों की तरह बर्फीली है, पर अभी तक वैज्ञानिकों के पास हाउमा की सतह के बारे में ज्यादा डेटा नहीं है। इसके पास 2 चंद्रमा हैं, जिनका नाम हाइका एन नाम का है, और इन दोनों को ही 2005 में खोजा गया था। अगर हाउमा के एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार इसके आकार और बनावट को देखकर इसकी संभावना कम है कि इसके पास एक अच्छा वातावरण मौजूद होगा। लेकिन कई ऑब्जर्वेशन ये भी दिखाती हैं इसके चारों ओर एक पतला मीथेन गैस का वायुमंडल मौजूद है। वैसे अभी के लिए तो नासा के पास ऐसा कोई फ्यूचर मिशन नहीं है जो इस ग्रह पर जाकर उसकी जांच कर सके। इसका एक कारण तो इसकी पृथ्वी से दूरी है, क्योंकि अगर आज के समय में इसकी ओर कोई स्पेसक्राफ्ट छोड़ा जाए तो इस तक पहुंचने में 16 साल का समय लग जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों को यह भी पता लगाना है कि भले ही यह आकार में काफी बड़ा हो,
लेकिन इसकी बनावट और दूसरी चीजें सौरमंडल में मौजूद उन लाखों एस्टेरॉयड की तरह ही हैं जो लगातार सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कुल मिलाकर वैज्ञानिकों को नहीं लगता कि यहां पर हमें कुछ खास मिलने वाला है। नंबर 5, मैकमैक। 1400 किलोमीटर के डायमीटर वाला मैकमैक सूरज से 6.8 अरब किलोमीटर दूर कुइपर बेल्ट में मौजूद है, जिसके कारण इसे सूरज का केवल एक चक्कर लगाने में ही 309 सालों का समय लग जाता है। जिसकी खोज 31 मार्च 2005 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने की थी। पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से इस पर किए गए ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि इसकी सतह पर बड़ी मात्रा में जमी हुई मीथेन, ईथेन और हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं और इन्हीं से इसे अपना फीका लाल रंग मिलता है। इसके अलावा अगर उसके वातावरण की बात की जाए तो वैज्ञानिकों का मानना है कि उसके पास भी अपना एक पतला वातावरण है, जिसमें बिल्कुल प्लूटो की तरह ज्यादातर नाइट्रोजन मौजूद है। वैसे अभी तक तो इस पर कोई मिशन नहीं पहुंचाया गया है और न ही किसी स्पेस एजेंसी ने यहां पर मिशन करने की बात की है, लेकिन फिर भी टेलीस्कोप के जरिए इस पर लंबे समय से रिसर्च जारी है ताकि हम इसकी दुनिया को और भी अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, आपका हमारा बौने ग्रहों पर ये वीडियो कैसा लगा और आज की वीडियो में हमने कितने बौने ग्रहों का जिक्र किया है, हमारे सौरमंडल में कितने बौने ग्रह और कितने ग्रह मौजूद हैं, इसका आंसर आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।